द्वादश 12वें भाव में राहु जन्म कुंडली का द्वादश भाव खर्च, हानि, विदेश, एकांत, अस्पताल, नींद, शयन सुख, गुप्त गतिविधियां, त्याग, बंद स्थान, अवचेतन मन और उन क्षेत्रों से जुड़ा माना जाता है जहां व्यक्ति की ऊर्जा, समय या धन दिखाई दिए बिना खर्च होता रहता है। ओवर थिंकिंग देता है, जब तक पैसे खर्च न कर ले। अगर यहाँ शुभ ग्रह बैठा हो तो खुजली मस्ती रहती है। राहु इच्छाओं की तीव्रता, असंतोष, भ्रम, विदेशी तत्व, असामान्य अनुभव, तकनीकी और रहस्य, महत्वाकांक्षाएं और सीमाओं को तोड़ने की प्रवृत्ति का कारक माना जाता है। अगर राहु यहाँ बैठ जाए तो कहते हैं जैसे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ऐसा इंसान बहुत ही हसीन सपनों में खोया रहता है। इसलिए द्वादश भाव में राहु होने पर व्यक्ति की इच्छाएं और मानसिक ऊर्जा अक्सर ऐसे क्षेत्रों की ओर जाती हैं जो सामान्य जीवन से अलग, दूर या पर्दे के पीछे हों। विदेश या विदेशी संस्कृति, इंटरनेट, रिसर्च, गुप्त विषय, एकांत, बड़े संस्थान या आध्यात्मिक अनुभव इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाते हैं। लेकिन राहु की वास्तविक प्रकृति राशि, स्वामी, नक्षत्र, दृष्टि, युति, नवांश और दशा के अनुसार बहुत बदलती है। द्वादश भाव में 12वें घर में राहु अगर मजबूत हो तो यदि राहु को राशि स्वामी, भावेश, लग्नेश अथवा शुभ ग्रहों का अच्छा समर्थन मिले और वह अत्यधिक पीड़ित ना हो तो व्यक्ति सामान्य सीमाओं से बाहर जाकर अवसर खोजने वाला हो सकता है। विदेशी वातावरण, विदेशी कंपनियां, डिजिटल क्षेत्र, रिसर्च, गुप्त परियोजनाएं या पर्दे के पीछे होने वाले कामों में रुचि बढ़ सकती है। ऐसे जातक की ऐसा व्यक्ति ऐसी जगहों पर भी अवसर देख सकता है जहां दूसरे लोग केवल जोखिम देखते हैं। यही तो राहु की खासियत है कि राहु पल भर में आपको बना सकता है। राहु और द्वादश भाव का स्वामी अगर दोनों मजबूत हों, अगर नहीं भी मजबूत हो तो ऐसे उपाय होते हैं जिनसे आप मजबूत बना सकते हैं उसको। द्वादश भाव में राहु और द्वादश अपनी राशि, उच्च मित्र राशि या शुभ भाव में मजबूत होकर बैठे हों तो विदेश स्थान, दूर स्थान, विदेशी संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, खासकर तब जब इनकी दशा आती है। यदि नवम भाव, नवमेश और दशम भाव भी मजबूत हों तो विदेश या विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कैरियर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के कार्य की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द्वादश के राहु पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि भी पड़ जाए तो गुरु ज्ञान, विवेक और नैतिक दिशा देता है, जबकि राहु सीमाओं को तोड़ने और असामान्य अनुभव प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाता है। गुरु का शुभ प्रभाव होने पर राहु की ऊर्जा शोध, आध्यात्मिक अध्ययन, विदेशी ज्ञान, तकनीकी क्षेत्र या बड़े संस्थागत कार्यों में सकारात्मक दिशा लेकर आ सकती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति रहस्यमय विषयों को केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि समझने और शोध करने की दृष्टि से भी देख सकता है। द्वादश में राहु शनि की युति की बात करते हैं। अगर द्वादश भाव में आपके कुंडली के 12th हाउस में राहु शनि, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पिशाच योग भी बोलते हैं, अगर ये हो जाएं तो सीमाएं, दबाव और जटिल परिस्थितियों से जुड़े परिणाम दे सकते हैं। द्वादश भाव में दोनों की युति, शुभ संतुलन का अभाव हो तो व्यक्ति को लंबे समय तक विदेश, एकांतवास, संस्थागत वातावरण या ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ सकता है जहां मानसिक दबाव अधिक होता है। वाणी इनकी थोड़ी सी रूड हो सकती है। हो सकता है ये पैसा इनके पास आए तो लेकिन सेविंग ये ना कर पाएँ। घर से थोड़ा सा इनको डिटैचमेंट भी हो सकता है क्योंकि यहाँ शनि की तीसरी बक दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है। खर्च का दबाव बढ़ सकता है, अकेलापन, नींद में असंतुलन या भविष्य को लेकर चिंता भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर दोनों ग्रह मजबूत हों और दशम भाव का समर्थन मिले तो उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, विदेशी संस्थान, रिसर्च, बड़ी कंपनियां या कठिन परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करने की क्षमता विकसित हो सकती है।
द्वादश भाव में राहु मंगल की अगर युति होती है तो यहाँ कहते हैं अंगार कारक योग राहु मंगल की ऊर्जा को अधिक तीव्र और अधीर बना सकता है। मंगल यहाँ राहु को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ राहु कंट्रोल जल्दी होगा नहीं क्योंकि नीच का है। द्वादश भाव में राहु मंगल की युति होने पर व्यक्ति जोखिम लेने, अचानक निर्णय लेने और पर्दे के पीछे प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति रख सकता है। यदि दोनों अत्यधिक पीड़ित हों तो अचानक खर्च, अचानक आपको इंजरी करवा दे, विवाद, आवेशपूर्ण निर्णय, विदेश में परेशानी या अनावश्यक जोखिम से नुकसान भी करवा सकता है। लेकिन शुभ प्रभाव होने पर और मजबूत दशमेश होने पर मिलने पर ऐसी तकनीकी और इंजीनियरिंग की आपको अच्छी सी हैबिट दे सकता है जिससे आप अपनी सुरक्षा कर पाते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, साइबर क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों में विदेश यात्रा में जाकर भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। द्वादश भाव में राहु बुध की युति होने पर बुध बुद्धि, गणना, व्यापार, संचार और तकनीकी का ग्रह है। राहु बुध की युति द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति का दिमाग पर्दे के पीछे चलने वाली रणनीति, डेटा साइंस, इंटरनेट, तकनीकी विषय, विदेशी व्यापार, गुप्त जानकारी की ओर आकर्षित हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको तंत्र मंत्र में भी रुचि हो जाती है। यदि बुध पीड़ित हो तो भ्रम, गलत जानकारी, दस्तावेजी गलती, ऑनलाइन विवाद या जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय भी परेशानी दे सकते हैं। शुभ प्रभाव हो तो डिजिटल मार्केटिंग, आईटी के क्षेत्र में, साइबर टेक्नोलॉजी, रिसर्च, विदेशी व्यापार और विश्लेषणात्मक कार्यों में विशेष क्षमता बन सकती है। द्वादश राहु का दशमेश से अगर संबंध हो जाए, यदि द्वादश भाव में राहु दशमेश से युति करे, दशमेश को प्रभावित करे या दशमेश राहु से संबंधित हो तो कैरियर का संबंध विदेश, एमएनसी कंपनियों से, अस्पताल से, हॉस्पिटल से, रिसर्च से, डिजिटल क्षेत्र से, गुप्त परियोजनाओं या पर्दे के पीछे होने वाले कार्यों से बन सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार अपने कैरियर में ऐसी भूमिका निभाता है जिसका वास्तविक प्रभाव बड़ा होता है, लेकिन उसका काम सामने कम दिखाई देता है। आप देखते होंगे कोई पिक्चर बनती है, वहाँ एक्टर्स हमेशा दिखाई देता है, लेकिन जो कैमरा मैन है जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है वो नहीं दिखाई देते। सेम कुछ वैसा ही द्वादश का राहु अगर नवमेश से संबंध बना ले आपके 9th हाउस से, भाग्य स्थान से, तो नवम भाव जो कि धर्म का भाग, उच्च शिक्षा का है, गुरु और लंबी यात्राओं से संबंधित है। द्वादश राहु का नवमेश से शुभ संबंध हो तो विदेशी शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेशी गुरु, अलग संस्कृति से जुड़ाव या विदेश में ज्ञान प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग अपनी उच्च शिक्षा से भी लाभ लेते हैं और लंबी लंबी यात्राओं से भी लाभ लेते हैं। यदि दोनों पीड़ित हों तो विदेश यात्रा में भ्रम, गलत सलाह, विश्वास संबंधी समस्याएं सामने आ सकती हैं। द्वादश का राहु का चतुर्थ से अशुभ संबंध हो तो चतुर्थ भाव घर, माता, सुख, संपत्ति और मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। द्वादश का राहु चतुर्थ से कठिन संबंध हो तो जातक को जन्म स्थान से दूरी, बार बार स्थान परिवर्तन, मानसिक अशांति, विदेशी निवास या घर से भावनात्मक दूरी का अनुभव करा सकता है। माता की हेल्थ खराब करवा सकता है, आपको बेचैनी दे सकता है। चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो तो घर, संपत्ति या वाहन से संबंधित अप्रत्याशित खर्च बढ़ सकते हैं या उनके नुकसान हो सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारे समय तक किराए पर निकालते हैं, उनका अपना घर नहीं होता, वहाँ कुछ ऐसी ही स्थितियाँ बन रही होती हैं। द्वादश के राहु का अगर सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ जाए या उससे संबंध बने तो वैदिक परंपरा में राहु की दृष्टियों के बारे में भी विभिन्न मत मिलते हैं। जिस परंपरा में राहु की सप्तम दृष्टि मानी जाती है वहाँ द्वादश भाव का राहु सप्तम भाव को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में विवाह, साझेदारी और विदेशी संबंधों में असामान्य परिस्थितियां दिखाई दे सकती हैं। जीवन साथी विदेशी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी शादी आपकी जाति से कहीं बाहर हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी पृष्ठभूमि का हो सकता है या संबंध किसी अलग संस्कृति या स्थान अथवा ऑनलाइन माध्यम से बन सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ। लेकिन केवल द्वादश के राहु के आधार पर विवाह का सुख दुख निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। द्वादश राहु का द्वितीय भाव या तृतीय से संबंध जब होता है तो द्वितीय भाव जो कि धन का है, आपके परिवार का है, वाणी का है, आपकी सेविंग का है, बैंक का है, इन सब से जुड़ा है। यदि द्वादश राहु द्वितीय को पीड़ित करे या द्वितीय भाव पर कठिन प्रभाव बनाए तो धन के आने के साथ साथ खर्च भी तेजी से बढ़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति महंगी चीज़ों
विदेशी वस्तुओं, यात्रा, तकनीकी या ऐसी इच्छाओं पर खर्च कर सकता है जिनका वास्तविक उपयोग बहुत कम होता है जीवन में, लेकिन उसकी आदत होती है उन पर खर्च करना। वाणी में भी रहस्य, चालाकी या बात को पूरी तरह से स्पष्ट ना करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। बातों में हम कह सकते हैं बहुत ही घुमाव फिराव होता है, तिरछी बातें करते हैं, विशेषकर अन्य अशुभ प्रभाव होते हैं तब और ज़्यादा। द्वादश राहु का एकादश से शुभ संबंध बन जाए तो एकादश भाव लाभ, नेटवर्क, आय का, आपके दोस्तों का है, आपके सामाजिक संबंधों का है। यदि द्वादश राहु का एकादश से शुभ संबंध हो और दोनों मजबूत हो तो विदेशी स्रोतों से, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, एमएनसी कंपनियों से, डिजिटल माध्यम से या दूर स्थानों से आय के अवसर मिल सकते हैं। यहाँ एक शर्त बस ये होनी चाहिए कि आपकी संगति सही होनी चाहिए, क्योंकि जब एकादश से द्वादश राहु का संबंध बनता है तो संगति खराब होने पर जीवन नर्क बन जाता है। यहाँ राहु कभी कभी ऐसे नेटवर्क से भी लाभ दिला सकता है जो सामान्य सामाजिक दायरे से बिल्कुल अलग हों। यहाँ बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यही आपको नुकसान का कारण बनता है आगे चलकर। द्वादश भाव में राहु और विदेश योग हो तो ऐसा द्वादश भाव स्वयं विदेश और दूर स्थान से जुड़ा होता है। यदि यहाँ राहु और साथ में नवम भाव, नवमें, सप्तम भाव, सप्तमेश या दसम भाव का मजबूत संबंध बने तो विदेश यात्रा बहुत अच्छी होती है, विदेशी निवास हो सकता है, आपको वहाँ पीआर मिल सकती है, विदेशी कंपनी या अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का योग बहुत अधिक प्रभावी हो सकता है। मैं दोबारा बताता हूँ, यदि राहु का नवम भाव के साथ में नवमेश के साथ सप्तम भाव और सप्तमेश या दसम भाव का मजबूत संबंध बने तो पीआर बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन केवल राहु के द्वादश भाव में होने से विदेश में स्थायी निवास निश्चित नहीं माना जा सकता जब तक सभी संबंध अच्छे ना बन रहे हों। बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल आते हैं कि पीआर के लिए। अगर आप में से भी कोई चाहता है विदेश जाना या विदेश यात्रा करना या पीआर लेना तो हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे आपकी कुंडली देखकर जिससे आपकी पीआर बहुत जल्दी हो जाएगी, आपका विदेश में सेटलमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। द्वादश राहु का तृतीय भाव पर प्रभाव हो तो क्या होता है? तृतीय भाव साहस, प्रयास, संचार, छोटी यात्राओं और कौशल से जुड़ा होता है। द्वादश राहु का तृतीय भाव या तृतीय से शुभ संबंध हो तो जातक डिजिटल माध्यम से, विदेशी नेटवर्क से, ऑनलाइन संचार से, तकनीकी कौशल से, सोशल मीडिया से, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, दूर स्थानों से बहुत ही अच्छा सक्रिय होकर खूब पैसा कमाता है। पीड़ित स्थिति में जल्दबाजी दे देता है, गलत आपको संदेश आपके मुंह से निकलवा देगा या आप तक पहुंचा देगा, ऑनलाइन विवाद करवा देगा, अनावश्यक यात्राओं के कारण परेशानी हो सकती है, क्योंकि थर्ड भाव जो है वो आपकी छोटी छोटी यात्राओं का भी है। तो उस कंडीशन में राहु वहाँ बैठता है, अगर शुभ ना हो तो आपकी यात्राएं भी सफल नहीं होती। द्वादश भाव में राहु चंद्रमा की अगर युति होती है तो चंद्रमा जो मन का कारक है, भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राहु असंतोष, भ्रम और असामान्य इच्छाओं को बढ़ाता है। दोनों की युति द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति का मन बहुत सक्रिय हो सकता है, इतना सक्रिय कि वी कैन से यू कैन थिंकिंग एवरी टाइम। आप हर समय इतना ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे कि सोच सोच के आपकी बस हो जाएगी। हाँ, अगर ये कर्क राशि का है तब ये शुभ फल दे सकता है। एकांत में रहने की इच्छा करवा देगा अगर चंद्रमा के साथ में कंजक्शन कर रहा है, विदेश से अलग वातावरण की ओर आकर्षण करवा देगा, तथा रात में अत्यधिक सोच विचार जैसी प्रवृत्तियां भी दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि लोग आपसे कहें कि आप थोड़ा कम बोला कीजिए, बहुत बोलते हैं। यदि चंद्रमा बहुत पीड़ित हो तो मानसिक बेचैनी और नींद के पैटर्न में असंतुलन बढ़ा सकता है। शुभ गुरु या मजबूत चंद्रमा का प्रभाव इस ऊर्जा को काल्पनिक शक्ति, शोध, कला या आध्यात्मिक अध्ययन में बदलाव दे सकता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही बंदा ज्ञानी हो सकता है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट हम कह सकते हैं अंतरिक्ष से हो सकता है। द्वादश राहु की छठे भाव से संबंध होने पर छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, प्रतियोगिता, सेवा, विवाद से संबंधित होता है। षड रिपु का भाव है ये, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, तमस। यदि द्वादश राहु का छठे भाव से या छठेश से षष्ठेश से संबंध हो तो व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर प्रतिस्पर्धा करने वाला हो सकता है और विजय भी होता है। मजबूत षष्ठेश और शुभ प्रभाव होने पर विरोधियों को मात देने की रणनीति क्षमता बढ़ सकती है। ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता हो सकता है, लेकिन अत्यधिक पीड़ित स्थिति में विवाद, ऋण, कानूनी मामलों या संस्थागत खर्च के कारण धन और ऊर्जा का क्षय हो सकता है।
द्वादश भाव, राहु द्वादश भाव का और आपकी नींद, द्वादश भाव नींद विश्राम से जुड़ा माना जाता है। शयन कक्ष, आपका बेड, वहां से माना जाता है। राहु यहाँ होने पर व्यक्ति का मन रात में भी सक्रिय रह सकता है। मोबाइल, इंटरनेट, काम, भविष्य की योजनाएं या किसी विशेष इच्छा से जुड़ा विचार सोने से पहले लंबे समय तक चलता रह सकता है। इवन कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बॉडी सो रही थी लेकिन मेरा मन लगातार सोचे जा रहा था। यदि चंद्रमा, बुध या लगन भी पीड़ित हो तो ये प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट हो सकती है। शुभ प्रभाव होने पर रात में अध्ययन, रिसर्च, क्रिएटिव कार्य या शांत वातावरण में काम करने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। द्वादश राहु का शुक्र से संबंध होने पर, शुक्र प्रेम, संबंध, भोग, सौंदर्य और सुख का कारक है। द्वादश भाव में राहु शुक्र का संबंध व्यक्ति की इच्छाओं और भोग विलास की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ा सकता है। देखिए राहु क्या है, राहु एम्पलीफायर है। ये जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाएगा ना उसको एम्पलीफायर कर देगा, जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव को एम्पलीफायर कर देगा। आप ऐसे मान कर चलें। हालांकि राहु है नहीं, राहु मतलब वी कैन से कि महसूस होता है बट है नहीं, लेकिन ये इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ना होने के बावजूद भी इसका महसूस होना ही बहुत है। यदि शुक्र मजबूत और राहु कंजक्शन के साथ में तो शुभ हो, कला, फैशन, मनोरंजन, विदेशी ब्रांड या रचनात्मक क्षेत्रों से लाभ दिलवा सकता है। अगर यह अशुभ हो तो असामान्य आपको आकर्षण करवा सकता है जिससे आपके नुकसान भी हो सकते हैं। यदि शुक्र अत्यधिक पीड़ित हो तो संबंधों और इच्छाओं के कारण आर्थिक या भावनात्मक उलझनें बढ़ सकती हैं। राहु की दशा अंतरदशा में द्वादश भाव की जो है वो सक्रियता पूरी हो जाती है। उस कंडीशन में जब राहु की महादशा या अंतरदशा चले और द्वादश भाव द्वादश, नवमें, दसवें या सप्तमें से संबंध सक्रिय हो तो विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन, अचानक खर्च, संस्थागत कार्य, एकांत, ऑनलाइन गतिविधियां या कैरियर में नई दिशा सामने आ सकती है। एक ऐसी दिशा जो आपको माला माल कर सकती है। राहु शुभ समर्थन में हो तो यही समय विदेशी अवसर, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और बड़े स्तर पर पहचान बनाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन पीड़ित राहु होने पर भ्रम, गलत निर्णय, अनियंत्रित खर्च से बचना आवश्यक हो जाता है। इस समय पर आपको जो जरूरत की चीज़ें हैं उन्हीं पर ही खर्च करना चाहिए। ऐसा जातक अपनी राहु की ऊर्जा को जो संभाल लेता है वो बन जाता है, जो नहीं संभाल पाता उसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। इसकी ऊर्जा को कैसे संभालें? द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को लगातार कुछ नया पाने की इच्छा दे सकता है। यदि राहु नियंत्रित हो तो यही इच्छा व्यक्ति को विदेश, रिसर्च, तकनीकी, आध्यात्मिकता, डिजिटल क्षेत्र और असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे ले जा सकती है। लेकिन राहु अत्यधिक पीड़ित हो तो व्यक्ति ऐसी चीज़ों के पीछे भाग सकता है जिसकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना राहु भ्रम है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा और आवश्यकता के बीच का अंतर समझें कि जो मेरी इच्छा है क्या उसकी आवश्यकता है। जब आप ऐसे करेंगे तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। द्वादश भाव में राहु का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, द्वादश भाव में राहु को केवल हानि और खर्च का ग्रह मानना सही नहीं है। ये राहु व्यक्ति को उन क्षेत्रों में ले जा सकता है जो सामान्य जीवन की सीमाओं से बाहर हैं। विदेश, विदेशी संस्थान, इंटरनेट, रिसर्च, तकनीकी, गुप्त विषय, अस्पताल, बड़े संस्थान, एकांत और पर्दे के पीछे होने वाले कार्य। यदि राहु को मजबूत भावे, शुभ ग्रहों और अच्छे दशा समर्थन का साथ मिले तो यही राहु व्यक्ति को सामान्य रास्ते से अलग रास्ता चुनकर बड़ी उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। ये मैंने इतनी लंबी जानकारी आपको इसलिए दी है क्योंकि राहु को समझना बहुत मुश्किल है। जो राहु को समझ गया वो माला माल हो गया। मैंने पहले भी कितनी बार कहा है, राहु वो ग्रह है जो आपको राजा से रंक से राजा बना सकता है। बस जिसने राहु को समझ लिया वो राजा बन गया। मोक्ष त्रिकोण में अगर राहु बैठा हो, ये भी बहुत अच्छा है, आप इसको भी समझें। द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण का हिस्सा है, इसलिए यहाँ राहु व्यक्ति को बाहरी दुनिया की इच्छाओं के साथ साथ भीतर के रहस्यों को समझने की ओर भी ले जा सकता है। शुभ और नियंत्रित राहु होने पर आध्यात्मिक शोध, ध्यान, रहस्यवाद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र के अध्ययन, विदेशी आध्यात्मिक परंपराओं या एकांत साधना में रुचि बढ़ सकती है। लेकिन पीड़ित राहु होने पर यही खोज ब्रह्म, अंधविश्वास या गलत लोगों के प्रभाव में भी बदल सकती है। अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? जितनी भी जानकारी दी इतनी लंबी, इस सब का पीछे का जो निष्कर्ष है
वो क्या निष्कर्ष निकला वो समझें कि द्वादश भाव में राहु का अंतिम फल केवल ये देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि राहु 12वें भाव में है। अंतिम फल के लिए देखना आवश्यक है आपकी कुंडली का लग्नेश, आपका उस समय का गोचर, राहु किस राशि में है, राहु के ऊपर कौन कौन सी ग्रहों की दृष्टियां हैं, राहु जिस नक्षत्र में है उसका लॉर्ड सब लॉर्ड कौन है, उस राशि का जो स्वामी है जहाँ राहु स्थित है द्वादश भाव में वो कहाँ स्थित है। अब मान लीजिए उसका जो स्वामी है कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो बहुत अच्छे फल दे देगा। राहु किस नक्षत्र में है, नक्षत्र की स्थिति क्या है, राहु कितनी डिग्री का है, द्वादश कहाँ और किस स्थिति में है, लग्नेश की शक्ति कैसी है, नवम और दसम भाव की स्थिति क्या है, सप्तम और चतुर्थ भाव का क्या संबंध है, राहु किन ग्रहों के साथ है, किन ग्रहों का प्रभाव राहु पर है, नवांश में राहु और उसके डिस्पोजिटर की स्थिति कैसी है, ग्रह बल कितना है और सबसे महत्वपूर्ण दशा अंतरदशा में कौन से भाव सक्रिय हैं। इसलिए द्वादश भाव का राहु हमेशा नुकसान नहीं देता। अगर आप उसको समझ लें तो आप उससे इतना लाभ कमा सकते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सही कुंडली में यही राहु विदेश, रिसर्च, तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, मैंने बताया गुप्त ज्ञान और बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे सकता है जिससे आपकी उन्नति के सभी द्वार खोल सकता है। ये राहु जहाँ बैठता है वहाँ केवल भ्रम नहीं देता है, वह उस क्षेत्र के प्रति असामान्य तीव्र इच्छा भी पैदा करता है और द्वादश भाव में यही इच्छा व्यक्ति को संसार की सीमाओं से बाहर नए अनुभवों की ओर ले जा सकती है। एक ऐसा अनुभव देता है जो रोमांच से भरा हो, क्योंकि मैंने बताया द्वादश भाव आपके बिस्तर का है, बेडरूम का है। अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपके जीवन में रोमांच ही रोमांच करा सकता है। आपके राहु कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में हैं, कौन सी राशि में, आप मुझे कमेंट करें। मैं बताऊंगा आपके राहु के लिए कि क्या आपको वो सटीक उपाय करना चाहिए कि आपके राहु कितने भी खराब से खराब हों वो आपको शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाएंगे और धन के रास्ते खोल देंगे, रंक से आपको राजा बना देंगे, आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। आपने ये जानकारी देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और इसी तरह से हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।